समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। गाइस, स्वागत है आपका यूनिट नंबर 1 के फुल एक्सप्लेनेशन में। और सब्जेक्ट है आपका रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग। ठीक है, तो अगर इस यूनिट की मैं बात करूं तो यार ये अभी देखो, आपका एग्जाम सिर्फ एक बार हुआ है। ठीक है, 2 पेपर होंगे आपके, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उनको डिपिक्ट कर पाना मुश्किल हुआ है। ठीक है, इसलिए जो यूनिट 1 है वो फुल्ली कवर्ड है, बस आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, समझने की कोशिश करना, सब कुछ शॉर्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला है रूरल डेवलपमेंट। अब नाम से क्या क्लियर है, रूरल मतलब गांव, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो गांव का जो विकास है वही हमारा रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। विकास लड़का नहीं, विकास मतलब प्रोग्रेस। ठीक है, चलिए पहला है प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो गांव के लोग हैं उनकी जो जीवन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना। जैसे कि आप गांव में देखोगे तो पानी नहीं होता है कई कई जगह। ठीक है, तालाब से ला रहे हैं, कुआं से ला रहे हैं, तो उस क्वालिटी, वो जो क्वालिटी है, और अगर वहीं पे हम एक नल लगा दें तो क्वालिटी चेंज हो गई ना। पानी उनको प्योर वाटर मिलेगा। अब देखो, वेल का जो पानी होता है वो भी स्टोर्ड होता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है, वो इकट्ठा हुआ रहता है, बट अभी उनको फ्रेश वाटर मिलेगा, उनकी हेल्थ सुधरेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल वेल बीइंग ऑफ पीपल। तो लोगों की जो आमदनी है, एक तरीके से कह सकते हो कि अब उनके पास पैसा होगा तभी वो चीजें अच्छी अच्छी खरीद सकते हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट देना एक तरीके से। ठीक है, सेकेंड, स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पुअर। यही दोनों सेम ही है, नथिंग मोर देन दैट। अब बात करते हैं स्कोप की। तो स्कोप क्या क्या है कि रूरल डेवलपमेंट, अगर गांव का हमें विकास करना है तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। पहला है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। एग्रीकल्चरल ग्रोथ मतलब जो फसलें हैं उनके लिए हम कुछ बढ़िया कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो। ठीक है, पुटिंग अप ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव में भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि लोगों के पास घर नहीं है सही से, तो घरों को आप दे सकते हो, बनवा सकते हो। हाउसिंग एंड हाउस साइट्स फॉर लैंडलेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर है। विलेज प्लानिंग। विलेज प्लानिंग मतलब आप देखोगे ना कि लोगों के घर के सामने से नाली बह रही है, और नाली बह नहीं रही है, नाली जो पानी है वो नाली में नहीं बह रहा है बल्कि रोड पे बह रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक विलेज प्लानिंग करते हो, जैसा कि आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह में, वहां पे कितना बढ़िया चीजें थी। तो और 5वां पॉइंट है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ मतलब विकास। आप जैसे कि अब खुले में शौच करने जाएंगे तो कहाँ क्या क्या ही हेल्थ कैसे सही होगी। 6th है एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी। तो अब प्राइमरी स्कूल आप खुलवा तो देते हो गांव में, मगर वहां पे बच्चे सिर्फ खाना खाने जाते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप स्कूल खोल रहे हो तो प्रॉपर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन हो, फंक्शनल लिटरेसी हो, लोग आए पढ़ें और फिर जाएं घर। खाना खाने के लिए कोई प्राइमरी स्कूल ना जाए। ठीक है, अब अगर बात करें हम इम्पोर्टेंस और नीड की, ठीक है, ये आपको क्वांटम में अलग अलग मिलेगा, बट मैंने एक ही में समराइज कर दिया क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आप बेसिक अपना बना लेना। ये यूनिट 1 अगर आप कवर करते हो ना रूरल प्लानिंग की, तो मेरा यह दावा है आप 5 यूनिट कर सकते हो। बस 1-2 क्वेश्चन वो छोड़ के, जो होते नहीं है कि श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट क्या है, तो उन चीजों में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बाकी आप कर ले जाओगे। इंपॉर्टेंस क्या भाई, क्यों होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट? अगर गांव का विकास ना किया जाए तो क्या देश नहीं चल सकता? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। पहला पॉइंट क्या है, अबाउट 3/4 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज। 3/4, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन गांव में रहती है। अगर गांव से कोई बंदा जाता है कमाने सऊदीया, तो एक ही बंदा जाता है, बाकी सब गांव में रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नियरली हाफ ऑफ कंट्रीज नेशनल इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर। गांव के लोग खेती पे ज्यादा निर्भर होते हैं, और आपका जो हाफ ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम है, इस देश की आधी नेशनल इनकम कहाँ से जनरेट होती है? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर करता कौन है? गांव के लोग। तो गांव का विकास होना बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है, अराउंड 70% पॉपुलेशन गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू एग्रीकल्चर। अब जब गांव में ही 3/4 लोग रहते हैं और वो काम भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मतलब 70% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिल रहा है? थ्रू एग्रीकल्चर। अगला पॉइंट क्या है, बल्क ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर।
तो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं? गांव से आ रहे हैं भाई। और रॉ मटेरियल्स कहाँ से? रूरल सेक्टर से आ रहे हैं, ठीक है। रूरल अर्बन माइग्रेशन कैन बी रिड्यूस्ड इफ रूरल एरियाज आर डेवलप्ड। आप सोचो कि अगर आपके गांव में ही आपको काम मिल जाए तो आप सऊदीया क्यों जाओगे, या आप दूसरे सिटी क्यों जाओगे जो डेवलप्ड है? आप अपने गांव में ही रहोगे। भाई कितने लोगों को ये अलग कर देते हैं। अगर सोचो आप अपने घर से कितनी दूर कॉलेज आए हो, मतलब आपको अपने मम्मी के पास जाने के लिए सैटरडे संडे का इंतजार नहीं, लंबी छुट्टी का इंतजार करना पड़ता है, तब आप घर जाते हो। अगर सोचो यही कॉलेज, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, या आपके घर के बगल हो या आपके गांव में हो, तो भाई सुबह दातून करते करते वहां पहुंच जाओ, देख आओ, समझ रहे हो ना। तो जरूरी है, गांव का विकास बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें होंगी तो माइग्रेशन कम होगा, लोग इधर से उधर जाना कम करेंगे, बल्कि अपने गांव में रहेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे और अच्छे से डेवलप करेंगे, हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। देखो जितने ऊपर से मैंने बात की ना, सब सेम है, अभी तक कुछ चेंज आया नहीं है, ठीक है। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस ऑफ रूरल पीपल। तो रूरल डेवलपमेंट का जो जैसे मेन एक गवर्नमेंट ने बनाया है कि भाई गांव का विकास होना चाहिए, ये पॉइंट्स हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर गांव का विकास होगा तो क्या होगा? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस ऑफ रूरल पीपल। तो लोगों की जो काम की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना है, जैसे मशीनें ला सकते हैं उसके लिए। और वेजेस ऑफ रूरल पीपल, गांव के लोगों की जो पगार है, जो दिहाड़ी बोलते हैं मजदूरों के लिए, वो 300 रुपए है तो उसको 600 करना है, मतलब उनका एक क्वालिटी लाइफ हो, ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी। ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी का मतलब है कि समाज में बराबर लोगों में इकोनॉमिक कह सकते हो, पैसे वैसे जो हैं कुछ थोड़े हद तक बराबर हो, ठीक है। टू गारंटी एन इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन। तो जो माइनॉरिटीज हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे, कि उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, भाई वो लोग नाले वाले के बगल में रहते हैं, ठीक है, तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके एक अच्छी जगह पे लाया जाए, ये चीज़ें इसमें गारंटी की जाती हैं। टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स। तो बेसिक नीड्स क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, तो शिक्षा आ गया यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और रूरल रोड्स। ये 4 पॉइंट्स याद कर लोगे, आप हर चीज में इसको चेप सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसी पे ही बात होने वाली है, ठीक है। यही सब देना है इनको, गांव के लोगों को, और बस हो गया। तो अब बात करते हैं की इशूज की। तो गांव में दिक्कतें क्या क्या हैं, ठीक है। अगर देखोगे दिक्कतें, तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव में सही से घर नहीं है लोगों के पास, सही रोडें नहीं है और पेड़ वगैरह नहीं लगाए जाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अच्छी बननी चाहिए, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। गांव में जो लोगों के बीच में पॉवर्टी है, जो गरीब हैं, उनको कोई ना कोई स्कीम मिले जिससे वो थोड़ा सा एक उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। तो हेल्थ फैसिलिटीज के लिए एक हॉस्पिटल होना जरूरी है गांव के एरिया में। भाई यहाँ पे लोगों को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते हैं। अगर हॉस्पिटल गांव में हो, या अगर गांव में सपोज करो कुछ भी हो गया, किसी को करंट लग गया, भाई उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उतनी दूर में बेचारे की जान चली जाए, ठीक है। अब तो मान लो मोटरसाइकिल है सबके पास, पहले नहीं था। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। अब प्रोडक्टिव रिसोर्सेस की बात की जाए तो फैक्ट्री अगर खोल दी जाए, ठीक है, मैनुअल वाली खोल दी जाए, भाई एक मैनुअल की फैक्ट्री खोल दी जाए, माना पॉल्यूशन होगा अगर आप बोल रहे हो, तो एक मैनुअल फैक्ट्री खोल दो, वहां पे वो काम करें और उनको आप पगार दो, काम भी हो रहा, देश की आर्थिक स्थिति भी सही हो रही है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, लिटरेसी रेट और स्किल डेवलपमेंट। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेस ऐसी लाई जाएं, प्रोग्राम्स किए जाएं जिससे हमारे गांव के लोगों में जो है लिटरेसी रेट, बच्चे पढ़े लिखे, बड़े भी पढ़े लिखे यार, और स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलप कर सकें जिससे वो हमारे देश को आगे बढ़ा सकें। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर इसकी बात देखो, सब कुछ सेम है अभी तक, ठीक है, अभी ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना। पहला है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। पहला क्या है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। भाई जीवन के लिए क्या क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, शेल्टर चाहिए, बेसिक लिटरेसी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ चाहिए एंड प्रॉपर्टी। सारी चीजें क्लियर, इनको रट लो, ठीक है। ये हो गया, तभी जो मैंने बताया था टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स, ये सारी चीजें ना आपकी सेम होने वाली हैं हर जगह।
एनीवन एब्सेंट अंडर डेवलपमेंट, अगर ये सारी चीजें किसी के अंदर एब्सेंट है तो वो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज टू एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और ये जो चीजें हैं ये हर इंसान को मिलना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, ये बेसिक नेसेसिटीज हैं, और अगर ये नहीं मिल रही है लोगों को तो उसका जिम्मेदार कौन है, सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है, एक मिनट, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है, एवरी पर्सन सीक सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर। तो आप एक ऐसे समाज में रह रहे हो जहां पे आपकी कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। माइनॉरिटी क्लासेस की नहीं होती है जनरली, ठीक है। गांव में भी जो छोटी जात के होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, बल्कि बड़े लोग बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं। तो वहां रहने से अच्छा है आप कहीं और चले जाओ, ठीक है। अगर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एब्सेंस ऑफ इट इंडिकेट्स लैक ऑफ डेवलपमेंट। अगर तुम्हारे गांव में सही से लोग नहीं रहते हैं, अगर ऊंची नीची जात कर रहे हैं, तो मतलब वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आप शहर में करते हो, ऐसा नहीं होता है, तो शहर डेवलप्ड है, इसलिए आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है फ्रीडम, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल फ्रीडम, ये जरूरी है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही भी कहता है। और इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे होगी, जब आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तो लोग कमाएंगे और फिर इकोनॉमिक फ्रीडम गेन कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। ये मैं 100% कैटेगरी में दूंगा, क्योंकि इसकी लाइनिंग अच्छी है, पता नहीं क्यों वर्डिंग अच्छी लग रही है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट वाइटल फॉर क्रिएशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जरूरी होता है रूरल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ लो पहले कि सही तरीके से डेवलपमेंट हो, ठीक है, यही है मेन इसका। पहला क्या है, पॉवर्टी इरेडिकेशन। अब अगर आप गांव से पॉवर्टी मतलब आपकी गरीबी, इरेडिकेशन मतलब इरेज करना, अगर आप गरीबी हटाते हो तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगोगे। दूसरा क्या है, अ हेल्दी एंड डायनेमिक एग्रीकल्चरल सेक्टर इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस देश में जो बेस है ना, जैसे अब आप हो तो आपका बेस क्या है, पैर है। अगर इस देश के बेस की बात करें तो क्या है, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा। अगर गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे हेल्दी एंड डायनेमिक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो ये हेल्दी और डायनेमिक होना चाहिए। फोर्थ क्या है, रूरल लाइवलीहुड्स इनहेंस थ्रू इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ रूरल पीपल इन मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल। भाई मैंने एक जोक पढ़ा था यार, उसमें एक आदमी रहता है तो वो कहता है मैं शादी करूंगा, तो बगल वाला आदमी पूछता है कैसे करो, तो बताता है गांव वो मतलब सरकार की ये योजना है, ये योजना है। तो पूरा आपको सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपका गांव है, जैसे अब होता नहीं है, कई बार आप निकलोगे रोड पे, अगर कोई पत्थर पड़ा है या फिर कोई डाल गिर गई तो आप सोचते हो यार कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है, चलो ये नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो आप, इंडिया आपका देश है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको हटाओ। गांव के लोगों में भी यही है, अगर रोड पे कुछ गिर गया तो अगर वो सोच के चलो ठीक है हम तो पैदल हैं चले जा रहे हैं, बाइक वाले को दिक्कत होगी हटाएगा ही नहीं, भाई तुम पैदल हो तुम हटा दो, ठीक है। ये चीजें लाओ, क्योंकि अगर वो अपने इन चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे तो सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल तीनों चीज इंक्रीज होगा, ठीक है। पेड़ नहीं लगाएंगे, बोलेंगे ठीक है भाई वो नहीं लगा रहे हम क्यों लगाएं, तो यहां पे ये चीजें नहीं चलने वाली हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट है क्लोज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ रूरल एरियाज विथ नेबरिंग अर्बन एरियाज कैन नैरो रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज। मतलब आप देखोगे कि आपका जो रिलेशन है, आपकी जो ब्रांच है, उसके अलावा भी आप और ब्रांचेस के बच्चों से बात करते हो, तो उसी तरीके से गांव के लोगों को चाहिए कि वो बगल वाले गांव से बात करें। भाई उनके पास क्या है, अगर मान लो हमको किसी सामान की जरूरत है जो बगल वाले गांव के पास है, हम बोलते हैं भैया हमको वाली मिट्टी चाहिए, हम तुम्हारे गांव से ले आए, वो बोलेंगे हाँ ले जाओ। अब वो उनको कोई जरूरत पड़ी तो आप, तो इस तरीके से आप एक गांव जो है समझ रहे हो, एक अच्छा रिलेशन बना सकते हो। अब आप गांव में गए होगे तो होता भी है जनरली,
आपके जो दादाजी होंगे, जो पापा जी होंगे, उनके रिलेशन देखोगे तो भाई कितने मौजा में रहते हैं, कितने गांव में रहते हैं। मतलब समझ लो उनका निमंत्रण आता है वहां से, भैया आज पूड़ी है, आज आना है आपको। तो समझ रहे हो मतलब कि 2 गांव छोड़ के तीसरे गांव में। तो इसी तरीके से लोगों को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स जो भी होंगी उनका आप आराम से निपटारा कर सकते हो। रूरल जॉब क्रिएशन इन बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वेस्ट एंड रेसिड्यूज। तो अगर रूरल जॉब क्रिएशन, तो गांव में आप जॉब क्रिएट कर सकते हो, गांव में ही। जैसे बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप घर बनवाओ, ठीक है, जो लोग गरीब हैं उनका घर बनवाओ, वहां पे काम दे दो, ठीक है। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेस उनका बचाव करो भाई, पेड़ वेड़ मत काटो, ठीक है। पेड़ वेड़ काट दिए जाते हैं, लोग इक्लिप्टस के पेड़ लगाते हैं काटने के लिए, ये नहीं जरूरी है ना। आप उनको सही से लगाइए और उनका सही से यूटिलाइजेशन करिए, ठीक है। वेस्ट एंड रेसिड्यूज, तो दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये जो 3rd क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 या 2। Various policies and programs in agriculture sector undertaken by Government of India. Agriculture remains main avenue for income in rural areas. गांव में और कोई चीज होती नहीं है जनरली, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे लाए करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर प्लानिंग इज वाइटल फॉर आरडी, रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर की प्लानिंग अगर सही से नहीं होती है तो गांव का विकास नहीं हो सकता। Government has rolled out new policies and programs to benefit all farmers. आप गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं ताकि किसानों को लाभ मिल सके उसका। कई बार क्या होता है कि ज्यादा बारिश हो गई या बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई तो फसल नहीं होती है, या होती है तो बर्बाद हो जाती है। उस केस में किसान क्या करता है, सुसाइड। तो उस चीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लाई हैं, मगर वहीं पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट ही किसान के फसलों का दाम इतना नीचे गिरा देती है तब भी वो सुसाइड कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कम हुई हैं, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए और आई होप सो आप भी ये चाहते हो। तो पहली जो स्कीम है जो गवर्नमेंट लेके आई थी वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एब्रीविएशन पूछे जाएंगे आपसे, ये मत सोचना कि ये आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है तो आपकी किस्मत अच्छी है। PMFBI पूछा जाएगा और इसको आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से क्या क्लियर है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने फसल क्रॉप के लिए एक बीमा, एक प्रीमियम कह सकते हो लागू किया है। योजना मतलब स्कीम। PMFBY इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, मतलब आप हमको कुछ पैसे देते रहो, हम रखते रहेंगे। अगर आपकी फसल खराब होती है तो हम तुरंत आपको पैसे दे देंगे और विथ इंक्रीमेंट, समझ रहे हो। अगर आप, अब वो आगे हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो इसको लॉन्च्ड इन इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, न्यू दिल्ली 2016। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2nd नंबर पॉइंट आपके हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, ठीक है, जितने भी इस टाइप के आएंगे, ठीक है। लॉन्च इन इंडिया, इंडिया में लॉन्च हुई थी और कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, नई दिल्ली, और 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इसमें जो हार्ड पार्ट होता है ना इन सब क्वेश्चंस में, वो ये है कि इस चीज को याद करना। अगर आपको 2016 याद हो जाए तो आप प्रॉपरली अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम 3rd पॉइंट की, कि प्रीमियम बेस्ड स्कीम। ये एक प्रीमियम बेस्ड स्कीम है जिसमें फार्मर्स को कितना पे करना है, 2% ऑन खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलों पे 2% आपको देना है, 1.5% रबी फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स, आपको 1.5% इन चीजों पे देना है, और 5% ऑन कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो अगर आप इतना पे करते हो, अगर आपकी फसल खराब होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपके गवर्नमेंट की होगी और वो आपको प्रोवाइड करेगी पैसे। 4th पॉइंट है प्रीमियम इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो प्रीमियम है इसकी जो राशि होती है, जो पैसा होगा, मान लो अगर 2 लाख रुपए है तो 1 लाख आपका सेंटर के पास होगा और 1 लाख आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, ठीक है।
फिफ्थ है क्लेम शुड बी सेटल्ड विद इन 2 months ऑफ हार्वेस्ट। तो जैसे ही आप अपनी फसल को हार्वेस्ट करते हो वैसे ही आपको पैसे दे देने हैं, ठीक है। मतलब ये 2%, 1.5%, 5%, ये इतना याद रखना, ठीक है। और कुछ नहीं है PMFBY में, बाकी सब लिख लेना। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, क्यों इस चीज को मतलब लागू किया गया था, ताकि किसानों को फायदा मिल सके, वो सुसाइड ना करे। जितना तुम्हारे दिमाग में आए ना वो लिख देना, मगर पहले ये, ठीक है। इन पार्ट को अगर आप अच्छे से लिख दोगे, उसके बाद जो दिमाग में आए लिख देना, सब सही होगा, ठीक है। और क्लेम शुड बी सेटल्ड विद इन 2 months ऑफ हार्वेस्ट, समझ गए होगे। जैसे आप फसल काटते हो 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये तीनों चीजें 2%, 1.5% या 5%, जो भी फसल आपने लगाई है उसके हिसाब से आपको देना है प्रीमियम। और उसके बदले में आपकी जब भी फसल खराब होगी, जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अब अगले टॉपिक पे, जो कि क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY। तो एक एक वर्ड पे जाते हैं। प्रधानमंत्री मतलब PM जी, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, सिंचाई मतलब इरिगेशन, जो पानी जाता है खेतों में, ठीक है, योजना मतलब स्कीम। तो पहला क्या है, विजन था कि एक्सटेंडिंग द कवरेज ऑफ इरिगेशन एंड इम्प्रूविंग वाटर यूज इफिशियंसी इन फोकस्ड मैनर, कि जो पानी है वो हर खेत में पहुंचे, ठीक है, और एक प्रॉपर तरीके से पहुंचे। ये नहीं कि समझो ना, एक नाली बनाई जाए जिससे पानी को फोकस्ड मैनर में खेतों में पहुंचाया जाए। ये नहीं कि आप यहां से ऑन किए हो, पहले इस खेत में जा रहा है, फिर दूसरे खेत में, फिर तीसरे खेत में, ऐसे नहीं। एक प्रॉपर जिस खेत में जितने पानी की रिक्वायरमेंट है वैसे पानी पहुंचे। सेकेंड है लॉन्च्ड इन इंडिया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, न्यू दिल्ली। तो आप ये देखो कि सेकेंड पॉइंट आपको कॉमन मिलने वाला है कहीं ना कहीं। अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, और ऊपर क्या था, वही है, डिक्टो वही सेम है, ठीक है। और ये 2015 में लॉन्च हुआ था, अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी के द्वारा ये अप्रूव किया गया था। थर्ड पॉइंट है लास्ट फॉर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशंस इन इरिगेशन, सप्लाई चेन, विद वाटर सोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फार्म लेवल एप्लीकेशंस। मतलब कि हर एक छोटे लेवल पे भी इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है, कि एंड टू एंड हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो अच्छे से हो सके, पानी की सुविधा हर खेतों में हो सके। अगला है नॉट ओनली क्रिएटिंग सोर्सेस ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन बट ऑल्सो हार्नेसिंग रेन वाटर एट माइक्रो लेवल। मतलब कि ये सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं सीमित था, बल्कि रेन वाटर को भी इन्होंने कलेक्ट किया और उसको बाद में यूटिलाइज किया गया, ठीक है, एट माइक्रो लेवल। बहुत बड़े लेवल पे नहीं, बट एक छोटे लेवल पे ये चीजें हुई। इनहेंसेस एडॉप्शन ऑफ प्रिसीजन इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज। तो इसने इरिगेशन को थोड़ा और इनहेंस किया, और साथ ही साथ पानी के बचाव में भी बहुत ज्यादा यूजफुल थी ये। इनका जो स्लोगन था, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ठीक है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। और एक था हिंदी में कि हर खेत को पानी। ये दोनों आप याद रख लेना। आपको अगर कोई इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, आप इसको अच्छे से स्वर्णिम अक्षरों में लिख के आइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन है हमारा PKVY। अब यहाँ पे P से प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, बल्कि परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। तो पहला पॉइंट है विजन, प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन थ्रू सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें क्या था कि आपके कॉमर्शियल जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ठीक है, कॉमर्शियली जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका एक सर्टिफिकेशन हो जाना, ठीक है। प्रोड्यूस विल बी पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्री, इम्प्रूव हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। तो जो आपका प्रोडक्शन होगा उसमें आप खाद वगैरह नहीं डाल रहे हो, अगर यूज कर रहे हो तो कौन सी एग्रो बेस्ड यूज कर रहे हो, है ना, जैसे गोबर से रिलेटेड जो खाद है आप उनको यूज कर रहे हो, और ये अगर उनको यूज करोगे तो इम्प्रूव हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। और जाहिर सी बात है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके कंज्यूमर्स जो भी उस चीज को खाएंगे पिएंगे वो अच्छा रहेगा, ठीक है। रेज फार्मर्स इनकम एंड क्रिएट पोटेंशियल मार्केट फॉर ट्रेडर्स। तो किसानों की जो इनकम है उसको भी बढ़ाने का प्रावधान इस स्कीम में था। लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, बस थोड़ा सा कोऑपरेशन जुड़ गया है, बाकी सेम एज दैट। और 2015 में ये भी लॉन्च हुई है, और PMKSY पुरानी वाली भी लॉन्च हुई है, ठीक है। प्राइमरली एम्स टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी विदाउट पेस्टिसाइड्स, ठीक है, कि बिना पेस्टिसाइड्स के यूज के
आपकी जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। आप अगर आप देखो पेस्टिसाइड्स डालोगे तो आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाता है फायदा, बट देखो हेल्थ वाइज भी खराब होता है, और जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो भी डिक्रीमेंट में जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये प्रोग्राम समझ लेते हैं क्या था। तो स्टेप 1 है ग्रुप ऑफ फार्मर्स मोटिवेटेड टेक ऑर्गेनिक फार्मिंग PKBI। अब ये देखो ऊपर जितना आपने पढ़ा उसको अगर आप याद कर पाते हो तो करो, नहीं कर पाते हो तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखो स्टेप 1 क्या होता है कि पहले जाते हैं PKBI वाले कह सकते हो, या गवर्नमेंट जाती है गाँव में, वहाँ बोलती है भैया ये चीज़ है, फार्मर्स के लिए टेंट वेंट लगा के बुलाती है सबको। ठीक है, आते हैं बैठते हैं साथ में, नाश्ता समोसा वमोसा भी करवा देती है, और वहाँ पे बताते हैं कि भाई आप लोग अपना एक कलेक्शन बना लीजिए जिसकी जिससे पटती है। ठीक है, वो अपना एक ग्रुप बना लो, और हम आपको जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे या हम करवाएंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, पहले ग्रुप ऑफ फार्मर्स को मोटिवेट किया जाता है टेक ऑर्गेनिक फार्मिंग PKBI। अब स्टेप 2 क्या है, 50 और मोर फार्मर्स, एक ग्रुप में 50 या 50 से ज़्यादा। ठीक है, ग्रुप बनना है, और हैविंग टोटल 50 एकड़ लैंड। अब भाई अगर 5 लोग में हो जाता है 50 एकड़ तो ठीक है भाई, उतना ही ग्रुप है, या तो 50 लोग या 50 से ज़्यादा लोग, जितने भी हो सकें। स्टेप 3 है इन 3 years 10,000 क्लस्टर्स हैविंग 5 लाख एकड़ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो 3 साल में कितना हो जाएगा, 10,000 ग्रुप्स बन जाएंगे जिसमें 5 लाख एकड़ एरिया आ जाएगी, किसके अंडर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर। ओके, अब स्टेप 4 है एवरी फार्मर विल बी प्रोवाइडेड 20,000 पर एकड़ इन 3 years फॉर सीड टू हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोड्यूस टू मार्केट। मतलब ये आपका खेत ले लेंगे, आपसे काम भी करवाएंगे, मगर आपको साल भर में 20,000 रुपए हर साल देंगे, समझ लो 3 साल में 60,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद PKBI ऑल्सो ट्रेन्स फार्मर्स इन मैनी वेज। ठीक है, तो ये जो 20-20 हजार है ना, हर फार्मर को मिलेगा। अगर 50 लोग हैं तो 20-20 हजार 50 किसानों को मिलेगा, समझ रहे हो। और PKBI ऑल्सो ट्रेन्स फार्मर्स इन मेनी वेज, तो वो आते हैं अपना ट्रेनिंग वगैरह देते हैं भाई को, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप कैसे कर सकते हो और जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो ये था PKBY, जो कि आपकी पुरानी वाली से रिलेटेड नहीं था, बट 2 पॉइंट सेम थे, जैसे कि 2015 में वो भी लॉन्च थी, ये भी लॉन्च थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि है RADP। तो रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब रेन फेड का मतलब होता है कि जहां पे बारिश हो रही है, ठीक है, जहां पे बारिश हो रही है, जहां पे एक तरीके से ये समझो कि जहां पे और कोई सोर्सेस नहीं है, सिर्फ बारिश ही सिंचाई का स्रोत है। ठीक है, अगर बारिश होगी तो भाई हमारी खेती होगी, नहीं हुई तो लगान भरोसे। ठीक है, चलिए एम्स एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फार्मर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बाय ऑफरिंग अ कंप्लीट पैकेज ऑफ एक्टिविटीज टू मैक्सिमाइज फार्म रिटर्न्स। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट में समझो कि ये क्या करती है, इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ किसकी, फार्मर की। ठीक है, ये पॉइंट आप हर जगह चेप सकते हो। स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे और बहुत ही छोटे किसान होते हैं, उनको एक कंप्लीट पैकेज देते हैं कि आप कैसे अपने फार्म रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप अपने कैसे क्रॉप के ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकते हो और ज़्यादा मोटा पैसा कमा सकते हो। लॉन्च्ड इन इंडिया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ईयर चेंज है, बाकी सबका सेम है। ठीक है, ये लिख के आना, ये पॉइंट कोई भूला ना तो ठीक नहीं होगा। और 2011-12 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, सपोर्ट टू ईच फार्म फैमिलीज अंडर RADP। तो क्या सपोर्ट मिलता था उसकी बात करते हैं। फार्म साइज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 हेक्टेयर, तो जो फार्म साइज रहेगा वो 2 हेक्टेयर तक सीमित रहेगा। ठीक है, ऑल टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस, हमेशा आपको जब भी पैसों की जरूरत है, बट एक लिमिट। ठीक है, अब देखो लिमिट क्या है, 1 लाख इन केस ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड जोन्स और 80,000 इन केस ऑफ सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड एरियाज। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी के हिसाब से, एरिडिटी के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए मिलेगा साल भर में, या जो भी टाइम रहेगा इनका टेन्योर रहेगा। फिर अगला पॉइंट है इन्हांसमेंट ऑफ फार्मर्स इनकम एंड लिवलीहुड सपोर्ट फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो फार्मर की जो इनकम है वो भी इंक्रीज करना है और साथ ही साथ क्या करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, इरेडिकेट करना है। ठीक है, मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉसिबल क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट। ठीक है,
यहाँ पे ड्रॉट होगा, फ्लड और अनइवन रेनफॉल। तो भाई कभी कभी क्या होता है कि बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी सूखा पड़ गया, तो इन चीज़ों से बचाने के लिए भी ये RADP रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम काम करती है। ठीक है, एक प्रीमियम टाइप का समझ लो, यहाँ पे भी मिल जाता है। तो बस ओके, तो अब अपना नेक्स्ट है NWDPRA, नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरियाज। तो रेनफेड एरियाज आप जान रहे हो जहाँ पे बारिश ही सिर्फ इरिगेशन का स्रोत होता है। ठीक है, कि अगर बारिश हुई तो हमारी फसल, नहीं हुई तो नहीं। तो नेशनल मतलब कंट्री लेवल पे हो गया। वाटरशेड मतलब आपका पानी से रिलेटेड। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन रेनफेड एरियाज मतलब यहाँ पे अब टंकी वगैरह इंस्टॉल की जाएगी। ठीक है, फोकसेस ऑन द फील्ड एक्टिविटीज फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ द लैंड यूज पैटर्न ऑफ द एरिया एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। काफी खतरनाक लिख दिया हम यार, रुको। फोकसेस ऑन द फील्ड एक्टिविटीज, ये आपके फील्ड एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं। आपका जो लैंड यूज पैटर्न है कि आप कैसे खेती कर रहे हो। ठीक है, अब आप एक खेत में बहुत सारी फसलें यूज कर सकते हो अगर उसका एक पैटर्न आप डिजाइन कर दो। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज लॉन्च इन इंडिया इन 1990 और 1991। इसमें यार वो मिला नहीं मुझे, बट आप डाल सकते हो। ठीक है, सही ही होगा, गलत नहीं होना चाहिए। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर द बेनिफिट ऑफ कल्टीवेटर्स फैमिलीज लिविंग BPL। ठीक है, ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, समझ रहे हो ना इसे, BPL। तो जो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम है वो आपके कल्टीवेटर्स को बेनिफिट करने के लिए है कि उनको फ़ायदा हो। भाई उनके घर पे जाएंगे, उनको बताएंगे ऐसे ऐसे आप करो, सारी चीज़ें, पानी का स्रोत आप यहाँ से लो, ऐसे लो। ठीक है, मोरोवर ये सेम है आपकी पुरानी जो आपने RDAP पढ़ा है उसी से रिलेटेड है। फार्म प्रोडक्शन सिस्टम ये आपका एक ऑब्जेक्टिव था, और लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम, तो आप ये इसमें डाल सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक पे जो कि है NMSA। N से हो गया नेशनल मतलब कंट्री लेवल पे है, मिशन मतलब खेलते ही हो PUBG, फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब सही से एग्रीकल्चर। ठीक है, फॉर्मुलेटेड फॉर इनहेंसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी स्पेशली इन रेनफेड एरियाज, फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वाटर यूज एफिशिएंसी, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो ये फॉर्म किया गया था ताकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इनहेंस किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके, स्पेशली कहाँ पे, रेनफेड एरियाज में, जो आपने पिछले 2 क्वेश्चंस में पढ़ा। और फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे फोकस था। वाटर यूज इफिशिएंसी, कैसे पानी यूज हो रहा है। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल की क्या कंडीशन है, हर टाइम लैब में जाके चेक होती थी। ओके, लॉन्च इन इंडिया बाय PM इन 2014-2015। ठीक है, अंडर NAPCC ये कमिटी थी। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हो, PM ने लॉन्च की है 2014-15 में। टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, एग्रीकल्चर को ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, क्लाइमेट रेजिलियंट और सस्टेनेबल, ये तीनों आपके पॉइंट हो गए। फोर्थ क्या है, कंजर्व नेशनल रिसोर्सेज थ्रू एप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। आपके नेचुरल रिसोर्सेज को भी कंजर्व करना है, कैसे, कहाँ गया, अप्रोप्रिएट सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। आपके सॉइल की जो मॉइस्चर है उसको कंजर्वेट करने के बाद आपके नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाया जाना। ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स थ्रू एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, जो पानी का स्रोत है, ठीक है, उसका भी एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, इनका भी वही, देखो एक चीज़ और मैं कॉमन बता रहा हूँ, आप ना मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जिसमें भी आपको सिंचाई से रिलेटेड मिले, वाटर से रिलेटेड मिले, ठीक है, उसमें आप ये पॉइंट चेप सकते हो। ठीक है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, या हर खेत को पानी, जो मैंने पुराने उसमें बताया है। ठीक है, ये स्लोगन डाल सकते हो, कोई गलत नहीं होने वाला है, ये सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और लास्ट टॉपिक ये है कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अभी तक मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस में इसमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं बताए, इसमें नहीं बताए, पिछले भी कुछ क्वेश्चंस में नहीं बताए। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके सारे क्वेश्चंस में कॉमन होने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी जितनी भी स्कीम्स हैं ये रूरल पीपल्स के लिए हैं, फार्मर्स के लिए हैं, वहाँ के लोगों के लिए हैं। तो पहला है
टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू इंश्योर देयर कंटिन्यूएंस इन फार्मिंग की रट लेना, ठीक है, सब में चेप देना, को किसी में भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। फार्मर की इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए और उनकी जो फार्मिंग है उसको कंटिन्यूएंस मतलब वो कंटिन्यू करते रहें। ऐसा ना हो भाई एक बार लॉस हुआ तो वो पेड़ पे लटक जाएं, ये सुसाइड वाली बातें ना हो, इस चीज़ को कम करने के लिए। टू स्ट्रेंथन पीपल पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। अब देखो, अगर बाप दादा के ज़माने के खेती करते रहेंगे तो कभी आगे नहीं निकलेंगे भाई। अब इंडिया में आज देखोगे लोग अभी भी पुराने मीन्स को यूज़ करते हैं भाई। कहीं कहीं बैल चलता दिख जाएगा तुम्हें, ट्रैक्टर आ गया है बट बैल चलता दिखेगा। सेकेंडली, आज जहां अमेरिका में एरोप्लेन से समझो वो सब अपना कैसे अपना जेट वेट से छिड़कते हैं, मैंने देखा एक वीडियो में, तो वहां पे देख रहे हो कितना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। मगर यहाँ पे अभी भी हम देखते हैं किसान एक मशीन लेगा और उससे छिड़काव करता है। तो चीज़ों को अपग्रेड करेंगे तो पार्टिसिपेशन इन प्रोजेक्ट प्लानिंग कर पार्ट लेंगे लोग, तो इम्प्लीमेंट करेंगे और मॉनिटरिंग कर पाएंगे अच्छे तरीके से। अब सर्दी का महीना है, रात का ठंडी, अब मान लो जानवर है, ठीक है, अब वहाँ पे एक कैमरा लगवा दो, बात खत्म भाई। वो बेचारा काहे जाके वहाँ बैठेगा, या फिर वो जो पुतला उतला लगाते हैं, अगर मान लो आजकल के जानवर भी बहुत तेज हो गए हैं, ठीक है, तो उस केस में आप कैमरा से उनको प्रोटेक्शन दे सकते हो। चलिए, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो सॉइल की जो कंडीशन है उसको चेक कराने के लिए इन लोग को लैब जाना चाहिए। लैब जाएं, चेक कराएं किस चीज़ की कमी है, बस वही यूज़ करें। ये नहीं कि डाई मंगा लिए, पोटास मंगा लिए और यूज किए जा रहे हैं, यूरिया सब कुछ नहीं, ठीक है। और प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड एंड वाटर, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड, लैंड का प्रॉपर यूज़ हो और वाटर का। और ये आपका स्लोगन हर क्वेश्चन में चेपने वाला हो जिसमें पानी की बात होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब में सही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट। बस अब इतना मैं पार्ट 1 में कवर अप कर रहा हूँ, पार्ट 2 की वीडियो जल्दी ही आएगी, ठीक है। और ये आई होप सो 30 मिनट क्रॉस कर गया है, ठीक है। और बस आप पार्ट 2 का वेट करिए, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपका फेवरेट पार्ट क्या था, कहाँ पे आपको अच्छा लगा, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको सेकेंड वीडियो में कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगा।